पूरी दुनिया इस वक्त धधकते हुए ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ी है। पश्चिम में महाशक्ति अमेरिका की सीधी भिड़ंत ईरान से हो रही है और मिडिल ईस्ट का पूरा इलाका बारूद के ढेर पर बैठा है। इजराइल ने ईरान के बाद अब तुर्की की तरफ अपने रुख को आक्रामक कर दिया है, जिससे भूमध्य सागर से लेकर खाड़ी देशों तक दहशत का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन को पूरी तरह खाक करने की कसम खा ली है और उसकी मिसाइलें हर बीतते सेकंड के साथ तबाही मचा रही हैं। एशिया में चीन की लालची नजरें ताइवान को निगलने के लिए बेताब हैं और दक्षिण चीन सागर में कभी भी एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। लेकिन इस वैश्विक हाहाकार के बीच नेपाल ने जो भारत पर सीमा शुल्क लेने का ऐलान किया था, वो नेपाल के लिए ऐसा मामला बन चुका है जो उसे पूरा बर्बाद करके ही मानेगा। बालेद्र ने हीरो की तरह भारत के खिलाफ फैसला तो ले लिया, लेकिन जब भारत से उलझने के पहले फैसले में ही एक तरफ नेपाल की जनता उनके खिलाफ हो गई और फैसला भी उल्टा पड़ने लगा, तो बालेंद्र सरकार ने टैक्स के नियमों में छूट दे डाली। लेकिन अब ये तीर कमान से निकल गया है। नेपाल ने जो खाई खो दी है, उसमें नेपाल की इकोनॉमी ऐसी क्रैश हो रही है कि नेपाल में किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। अब जो खबरें नेपाल से आ रही है और जो हाल नेपाल का हो रहा है, आपको भी विश्वास नहीं होगा कि नेपाल के लिए भारत के खिलाफ ये छोटा सा फैसला उनके लिए कितना बड़ा सेल्फ गोल बन चुका है। दुनिया की बड़ी ताकतें इस वक्त अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन नेपाल के हुक्मरान एक अजीब ही नशे में चूर दिखे। उन्होंने सोचा कि वे भारत के साथ व्यापारिक युद्ध छेड़कर अपनी अर्थव्यवस्था को चमका लेंगे, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका ये सेल्फ गोल उनके देश को दिवालियापन की तरफ धकेल देगा। नेपाल की बालन शाह सरकार ने एक ऐसा बचकाना फैसला लिया जिसने वहां के बाजारों में हड़कंप मचा दिया और आम जनता को सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया। आज की जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है, उसने काठमांडू की सत्ता को हिलाकर रख दिया है। नेपाल के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण ट्रेड पॉइंट वीरगंज पर एक ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है जो किसी डरावने सपने से कम नहीं है। वहां व्यापार लगभग पूरी तरह ठप हो चुका है और नेपाल की इकोनॉमी क्रैश होने की कगार पर है। एक तरफ दुनिया भर में सप्लाई चेन टूटी हुई है और दूसरी तरफ नेपाल ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब इस पूरे फसाद की जड़ को विस्तार से समझिए। नेपाल सरकार ने एक नया नियम लागू किया था जिसमें कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत से मात्र 100 नेपाली रुपए से ज्यादा का सामान लाता है तो उस पर भारी भरकम कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क देना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक और अजीब शर्त थोप दी कि हर सामान पर एमआरपी यानी उसकी कीमत साफ साफ लिखी होनी चाहिए। अब आप ही सोचिए, बॉर्डर पर जो छोटा मोटा व्यापार होता है, जो लोग अपनी रोजमर्रा की चीजें लाने के लिए भारत की मंडियों में आते हैं, क्या वहां हर चीज पर कंपनियां लेबल लगाकर देती हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन नेपाल के कस्टम अधिकारियों ने अड़ियल रुख अपना लिया और यहीं से शुरू हुआ वो ड्रामा जिसने नेपाल को घुटनों पर ला दिया। नेपाल के वीरगंज बॉर्डर पर हालात ऐसे हो गए कि देखते ही देखते वहां 600 से ज्यादा भारी भरकम कंटेनर फंस गए। ये वो कंटेनर थे जिनमें नेपाल की जनता के लिए जरूरी सामान भरा था, लेकिन सरकार की जिद की वजह से वो बॉर्डर पार नहीं कर पाए। सोचिए, जिस वीरगंज बॉर्डर से नेपाल को सबसे ज्यादा कमाई होती है, जहां से उसके राजस्व यानी रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा आता है, वही रास्ता जाम हो गया। ये जाम सिर्फ गाड़ियों का नहीं था, बल्कि ये नेपाल की तरक्की और उसकी सांसें रोकने वाला जाम था। हजारों ट्रक और कंटेनर कई किलोमीटर लंबी लाइनों में खड़े हो गए क्योंकि व्यापारियों ने साफ कह दिया कि वे इन काले कानूनों के तहत व्यापार नहीं करेंगे। व्यापारियों ने कस्टम क्लियरेंस ही रोक दिया और पूरे बॉर्डर पर सन्नाटा पसर गया। नेपाल सरकार ने सोचा था कि टैक्स बढ़ाकर वे अपनी तिजोरी भर लेंगे, लेकिन हकीकत में उनकी तिजोरी खाली होने लगी। जो सिस्टम रोजाना करोड़ों का व्यापार संभालता था, वो अचानक से ठप पड़ गया। सिर्फ पेट्रोल, फल और सब्जियों जैसी बहुत जरूरी चीजों को ही किसी तरह निकाला जा रहा था, बाकी सब कुछ जाम के हवाले कर दिया गया। नेपाल की बालन सरकार को लगा था कि वे इस सख्ती से अपने स्थानीय बाजार को बचा लेंगे, लेकिन वे ये भूल गए कि नेपाल की रसोई से लेकर उसकी तरक्की के पहिए तक सब कुछ भारत से जुड़ी रसद पर ही निर्भर है। जब बॉर्डर पर माल अटकने लगा तो नेपाल के बाजारों में हाहाकार मच गया। सामान की किल्लत होने लगी और जो चीजें मिल भी रही थीं, उनके दाम आसमान छूने लगे। आम नेपाली नागरिक जो पहले से ही महंगाई की मार झेल रहा था, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सीमावर्ती इलाकों में लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी।
नेपाल के व्यापारियों और आम जनता ने साफ कर दिया कि भारत के साथ उनका रोटी बेटी का रिश्ता है, जिसे कोई भी कागजी कानून नहीं तोड़ सकता। लोगों के इसी भारी विरोध और बढ़ते आर्थिक नुकसान को देखते हुए आखिरकार नेपाल सरकार की अकड़ ढीली पड़ गई। हालत इतनी खराब हो गई कि सरकार को अपने ही फैसले से पीछे हटना पड़ा। बालेन सरकार ने नियमों में डील देने का ऐलान कर दिया और कहा कि अब अगर सामान पर एमआरपी नहीं भी लिखा है तो व्यापारी खुद से उसकी कीमत घोषित कर सकते हैं। यानी जिस सख्ती का ढोल पीटा गया था उसकी हवा निकल गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि नेपाल ने ये जोखिम उठाया ही क्यों? क्या नेपाल के नए पीएम बालेन शाह किसी बाहरी ताकत के इशारे पर नाच रहे हैं? जानकारों का मानना है कि नेपाल की इस हरकत के पीछे चीन और पाकिस्तान जैसे देशों का हाथ हो सकता है, जो हमेशा से भारत और नेपाल के रिश्तों में जहर घोलने की कोशिश करते रहते हैं। बालेन शाह की ये अनुभवहीनता उन्हें किसी बड़े संकट की तरफ ले जा रही है। बालेन शाह का हाल भी कुछ कुछ वैसा ही होता दिख रहा है जैसा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का हुआ। जेलेंस्की ने जोश में आकर रूस से पंगा लिया और आज उनका देश खंडहर बन चुका है। बालेन शाह भी एक नौसिखिए राजनीतिज्ञ की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और व्यापार की बारीकियों का कोई अंदाजा नहीं है। वे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत के साथ दुश्मनी मोल लेकर नेपाल कभी भी खुशहाल नहीं रह सकता। भारत ने हमेशा एक बड़े भाई की तरह नेपाल की मदद की है, चाहे वो भूकंप का समय हो या ईंधन का संकट। लेकिन नेपाल की मौजूदा हुकूमत ने भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। इस अनुभवहीनता का खामियाजा सिर्फ वहां की इकोनॉमी को ही नहीं, बल्कि उन लाखों गोरखा जवानों को भी भुगतना पड़ सकता है जो भारतीय सेना का गौरव हैं। भारतीय सेना के गोरखा जवान अपनी बहादुरी और ईमानदारी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। भारत और नेपाल के बीच के सैन्य संबंध इतने गहरे हैं कि उन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लेकिन जब नेपाल की सरकार इस तरह के भारत विरोधी कदम उठाती है तो इसका असर इन जवानों के मनोबल और भविष्य पर भी पड़ता है। नेपाल की सरकार अपनी राजनीति के चक्कर में उन हजारों परिवारों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है जिनकी आजीविका भारत से जुड़ी है। ये गोरखा जवान भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं और नेपाल की सरकार भारत के ही सामान पर टैक्स लगाकर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस हाथ से नेपाल खाना खाता है उसी हाथ को काटने की कोशिश कर रहा है। वीरगंज चेक पॉइंट पर फंसे वो 600 कंटेनर सिर्फ सामान के डिब्बे नहीं हैं, बल्कि वे नेपाल सरकार की विफलता के प्रतीक हैं। वहां खड़े ट्रकों के ड्राइवर हफ्तों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। व्यापारियों का करोड़ों का माल सड़ रहा है और बैंक की किस्तें चढ़ रही हैं। जब राजस्व गिरना शुरू हुआ और नेपाल के सरकारी खजाने पर बोझ पड़ा, तब जाकर बालेन सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन क्या ये डील काफी है? क्या नेपाल की जनता इस अपमान को भूल पाएगी? भारत के साथ सीमा साझा करने वाले नेपाली नागरिक रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारतीय बाजारों पर निर्भर हैं। 100 रुपए की सीमा लगाना और उस पर टैक्स वसूलना किसी मजाक से कम नहीं था। अगर कोई नेपाली भाई भारत से एक जोड़ी चप्पल या कुछ किलो चीनी भी लाता तो उसे भी लाइन में लगकर टैक्स देना पड़ता। ये नीति पूरी तरह से जन विरोधी थी। नेपाल के व्यापारिक संगठनों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने अपनी नीतियां नहीं बदली तो वे पूरे देश में चक्का जाम कर देंगे। वीरगंज के अलावा भैरहवा, नेपालगंज और काकड़ भिट्टा जैसे बॉर्डर पॉइंट्स पर भी तनाव का माहौल है। व्यापार ठप होने से नेपाल के स्थानीय उद्योगों को कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है, जिससे उत्पादन रुक गया है। अगर यही हाल रहा तो नेपाल में बेरोजगारी की एक नई लहर आ जाएगी। बालेन सरकार को यह समझना होगा कि राष्ट्रवाद के नाम पर पड़ोसी देश के साथ व्यापारिक युद्ध छेड़ना बहादुरी नहीं बल्कि बेवकूफी है। भारत ने हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की नीति का पालन किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई हमारे सब्र का इम्तिहान ले। इस पूरी कहानी में चीन का एंगल भी बहुत गहरा है। चीन पिछले कई सालों से नेपाल में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसने नेपाल को बुनियादी ढांचे और कर्ज का लालच देकर अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। हो सकता है कि चीन के दबाव में ही बालेन सरकार ने भारत से आने वाले सामान पर ये पाबंदियां लगाई हों ताकि नेपाल का झुकाव चीनी सामान की तरफ बढ़ सके। लेकिन चीन का सामान न तो टिकाऊ होता है और न ही सस्ता। नेपाल के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो क्वालिटी और भरोसा उन्हें भारत से मिलता है वो कहीं और नहीं मिल सकता। चीन की चाल हमेशा यही होती है कि वो छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर उन्हें अपना गुलाम बना ले। श्रीलंका और पाकिस्तान इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं और अब नेपाल भी उसी रास्ते पर चलता दिखाई दे रहा है। 2026 का ये नया दौर बहुत ही अनिश्चितताओं भरा है।
भारत अब एक ग्लोबल पावर बन चुका है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। भारत को अब किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन नेपाल जैसे छोटे पड़ोसियों को यह समझना होगा कि भारत के साथ मिलकर चलने में ही उनकी भलाई है। अगर नेपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत को भी कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। हालांकि भारत कभी भी नेपाल की जनता को परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन अपनी संप्रभुता और व्यापारिक हितों की रक्षा करना भारत का अधिकार है। वीरगंज बॉर्डर की यह घटना एक चेतावनी है नेपाल की सरकार के लिए कि वे आग से खेलना बंद करें। बालन शाह की सरकार ने जो एमआरपी नियम अनिवार्य किया, उसका सबसे ज्यादा नुकसान छोटे व्यापारियों को हुआ। जो सामान भारत की मंडियों से सीधा नेपाल के छोटे गांवों में जाता था, उस पर लेबलिंग की सुविधा नहीं थी। बड़े कॉरपोरेट घरानों को तो इससे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो गरीब दुकानदार जो साइकिल पर सामान लाद कर लाता था, उसे सीमा पर प्रताड़ित किया गया। जब स्थानीय लोगों ने देखा कि उनकी रसोई का बजट बिगड़ रहा है, तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। नेपाल की सरकार अब कह रही है कि फल और सब्जियों जैसे जल्दी खराब होने वाले सामान पर छूट दी जाएगी, लेकिन क्या यह काफी है? व्यापारियों की मांग है कि पूरे सिस्टम को सरल बनाया जाए और भारत के साथ मुक्त व्यापार की जो पुरानी परंपरा है, उसे बहाल किया जाए। नेपाल के राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे पर काफी खींचतान चल रही है। विपक्ष ने बालन सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और उन पर देश को आर्थिक बर्बादी की तरफ ले जाने का आरोप लगाया है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्रियों और अनुभवी नेताओं ने भी इस फैसले की आलोचना की है। उनका कहना है कि भारत के साथ रिश्तों को बिगाड़ना नेपाल के हित में कभी नहीं हो सकता। लेकिन बालन शाह, जो खुद को एक आधुनिक और कट्टर राष्ट्रवादी नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं, वे इन नसीहतों को अनसुना कर रहे हैं। वे भूल रहे हैं कि राजनीति भावनाओं से नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत और आर्थिक संतुलन से चलती है। वीरगंज में फंसे हुए 600 कंटेनरों का ये मामला अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में भी आने लगा है। ये दिखाता है कि कैसे एक गलत सरकारी फैसला पूरे देश की सप्लाई चेन को ध्वस्त कर सकता है। नेपाल को अपनी आमदनी बढ़ानी है, ये अच्छी बात है, लेकिन उसका तरीका गलत है। आप अपने पड़ोसी और सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार को परेशान करके तरक्की नहीं कर सकते। भारत और नेपाल के बीच हजारों सालों का सांस्कृतिक और धार्मिक जुड़ाव है। इस जुड़ाव को इस तरह के छोटे मोटे टैक्स विवादों से कमजोर करना बेहद अफसोसजनक है। अब देखना यह होगा कि बालन सरकार इस संकट से कैसे निकलती है। क्या वे पूरी तरह से पीछे हटेंगे या फिर से कोई नई चाल चलेंगे? भारत की नजरें नेपाल के हर कदम पर हैं। 2026 का भारत अब किसी भी तरह की गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं है। हम अपने सहयोगियों का सम्मान करना जानते हैं, तो अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानते हैं। नेपाल को यह बात जितनी जल्दी समझ आ जाए, उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। वीरगंज का यह जाम सिर्फ ट्रकों का नहीं, बल्कि नेपाल की सोच का जाम है। अगर ये सोच नहीं खुली तो आने वाले दिन नेपाल के लिए और भी भारी पड़ सकते हैं। नेपाल के इस कदम ने वहां के टूरिज्म सेक्टर को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। भारत से बड़ी संख्या में सैलानी नेपाल जाते हैं, जो वहां की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार है। जब बॉर्डर पर इस तरह की सख्ती और बदसलूकी की खबरें आईं, तो कई भारतीय पर्यटकों ने अपनी नेपाल यात्रा रद्द कर दी। सोचिए, एक तरफ आप व्यापारियों को रोक रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपने देश आने वाले मेहमानों को भी डरा रहे हैं। ये किसी भी देश के लिए सुसाइडल यानी आत्मघाती कदम है। बालन सरकार को शायद ये अंदाजा नहीं था कि एक छोटा सा दिखने वाला नियम इतनी बड़ी तबाही ला देगा। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी साबित कर दिया है कि नेपाल की जनता अब जाग चुकी है। वे सरकार के उन फैसलों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं जो उनकी जेब पर बोझ डालते हों। नेपाल के लोगों ने दिखा दिया है कि वे भारत के साथ अपने रिश्तों को कितना महत्व देते हैं। सड़कों पर जो विरोध प्रदर्शन हुए, उनमें साफ तौर पर भारत के प्रति प्रेम और नेपाल सरकार की नीतियों के प्रति आक्रोश दिखा। ये बालन शाह के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका है। उन्हें समझना होगा कि जनता का समर्थन सिर्फ नारों से नहीं, बल्कि सही फैसलों से मिलता है। भविष्य में नेपाल को अपनी नीतियों पर दोबारा विचार करना होगा। क्या वो चीन का पिछलग्गू बनकर रहना चाहता है या भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास की राह पर चलना चाहता है? ये फैसला काठमांडू को करना है। लेकिन एक बात साफ है, 2026 का नया भारत अब झुकने वाला नहीं है। हमारी ताकत, हमारा संकल्प और हमारी एकता ही हमारी पहचान है। नेपाल की सरकार को ये हकीकत स्वीकार करनी ही होगी कि भारत के बिना उनका अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। वीरगंज के बॉर्डर पर खड़ी वो गाड़ियां
इस बात की गवाह हैं कि गलतियां भारी पड़ती हैं। नेपाल के बालन शाह को यह याद रखना चाहिए कि सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन दो देशों के बीच के संबंध अमर होते हैं। उन्हें अपनी जिद छोड़कर भारत के साथ सार्थक बातचीत करनी चाहिए। सीमा शुल्क के नियमों को लचीला बनाना और व्यापारियों को सुविधा देना ही एकमात्र रास्ता है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो नेपाल के बाजारों में जो सन्नाटा अभी दिख रहा है वो आने वाले समय में एक बड़े तूफान में बदल सकता है। नेपाल की इकोनॉमी पहले से ही नाजुक दौर में है और ऐसे में इस तरह के पंगे लेना किसी बेवकूफी से कम नहीं है। भारत के लिए भी ये एक सीख है कि हमें अपने पड़ोसियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखनी होगी। 2026 की भू राजनीति में कोई भी दोस्त या दुश्मन स्थायी नहीं है, लेकिन जो देश हमारे साथ खड़ा रहेगा, भारत उसके लिए हमेशा तैयार है। नेपाल के साथ हमारा रिश्ता दिल का है, दिमाग का नहीं। लेकिन अगर नेपाल दिमाग लगाकर हमारे दिल को चोट पहुंचाएगा तो फिर भारत को भी दिमाग से ही जवाब देना होगा। वीरगंज की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस एक शुरुआत है उस बड़े बदलाव की जो दक्षिण एशिया में आने वाला है। अब यही कहा जा सकता है कि नेपाल ने खुद अपने गले में फंदा डाल लिया है। टैक्स बढ़ाने का उनका ये दाम उल्टा पड़ गया है और अब वे सफाई देते फिर रहे हैं, लेकिन जनता सब देख रही है। बालन सरकार की अनुभवहीनता ने नेपाल को एक ऐसी चौराहे पर खड़ा कर दिया है जहां से आगे का रास्ता बहुत धुंधला है। भारत एक चट्टान की तरह खड़ा है, शांत और मजबूत। अब नेपाल को तय करना है कि उसे इस चट्टान का सहारा चाहिए या इससे टकराकर चूर चूर होना है। वीरगंज के जाम ने उनकी पूरी व्यवस्था की पोल खोल दी है। इस पूरे प्रकरण ने एक और बात साफ कर दी है कि भारत की सप्लाई चेन को रोकना नामुमकिन है। अगर नेपाल बॉर्डर बंद करता है तो नुकसान उसका ही है। भारत के पास व्यापार के कई और विकल्प हैं, लेकिन नेपाल के पास भारत के अलावा कोई और ऐसा भरोसेमंद पार्टनर नहीं है जो उसे हर मुश्किल घड़ी में सहारा दे सके। चीन सिर्फ अपना फायदा देखता है, जबकि भारत नेपाल की तरक्की में अपनी तरक्की देखता है। ये बुनियादी फर्क ही भारत और नेपाल के रिश्ते की जान है। बालन शाह को अपनी टीम बदलनी चाहिए और उन लोगों को साथ लाना चाहिए जिन्हें असलियत पता हो। नेपाल के वीरगंज में फंसा हर एक कंटेनर वहां की सरकार से सवाल पूछ रहा है, क्या वाकई 100 रुपए का टैक्स हमारे देश की किस्मत बदल देगा, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट था जिसने पूरी इकोनॉमी की कमर तोड़ दी? इन सवालों के जवाब बालन शाह को देने ही होंगे। नेपाल की जनता अब और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। बॉर्डर पर लगा ये जाम हटना चाहिए और व्यापार फिर से सुचारू होना चाहिए। यही नेपाल के हित में है और यही इस क्षेत्र की शांति के लिए जरूरी है। नेपाल की इस घटना से पूरी दुनिया को एक मैसेज गया है कि भारत के साथ व्यापारिक पंगे लेना कितना महंगा पड़ सकता है। 2026 में भारत की धाक पूरी दुनिया मान रही है और नेपाल जैसे छोटे देश को भी ये बात अब समझ लेनी चाहिए। राष्ट्रवादी होना अच्छी बात है, लेकिन राष्ट्र को बर्बादी की तरफ ले जाना राष्ट्रवाद नहीं है। बालन शाह को अपनी गलतियों से सीखना होगा, वरना इतिहास उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद रखेगा जिसने अपने ही देश को मुसीबत में डाल दिया। वीरगंज का ये गतिरोध जल्द खत्म हो, यही हम सब की कामना है। अब बात करते हैं उस तकनीकी जाल की जिसने नेपाल की कमर तोड़ दी। असल में नेपाल सरकार का ये फरमान कि 100 नेपाली रुपए से ऊपर के हर सामान पर कस्टम ड्यूटी और MRP अनिवार्य होगी, सुनने में तो छोटा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। भारत और नेपाल की सीमा पर जो व्यापार होता है वो कोई मॉल या बड़े शोरूम जैसा नहीं है। यहाँ हजारों लोग रोजाना पैदल, साइकिल या मोटरसाइकिल से बॉर्डर पार करते हैं और अपनी जरूरत का छोटा मोटा सामान लाते हैं। कोई सब्जी लाता है तो कोई कपड़े, तो कोई बच्चों के लिए खिलौने। अब सोचिए, क्या ये गरीब आदमी जो 200 रुपए का सामान ला रहा है वो सीमा पर घंटों लाइन में लगकर कागजी कार्रवाई पूरी करेगा, या फिर क्या वो दुकानदार उसे हर छोटी चीज पर बिल और MRP का स्टिकर लगा कर देगा? बिल्कुल नहीं। नेपाल सरकार ने इस जमीनी हकीकत को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि बॉर्डर पर तैनात कस्टम अधिकारियों ने वसूली का नया रास्ता निकाल लिया। जो लोग टैक्स नहीं दे पा रहे थे या जिनके पास MRP वाले पैकेट नहीं थे, उनका सामान जब्त किया जाने लगा। इससे सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले आम नागरिकों की जिंदगी दूभर हो गई। उनकी रसोई का खर्च 30 से 40% बढ़ गया, क्योंकि जो सामान पहले आसानी से आता था वो अब टैक्स और रिश्वत की भेंट छंटने लगा। ये गुस्सा सिर्फ व्यापारियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये नेपाल के घर घर तक पहुंच गया। बालन शाह सरकार को लगा था कि वो अपनी तिजोरी भर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि वो अपनी ही जनता की थाली से निवाला छीन रहे हैं। वीरगंज के उस जाम को याद कीजिए।
600 कंटेनर, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। एक एक कंटेनर में करोड़ों का माल भरा था। इसमें दवाइयां थीं, इंडस्ट्रियल कच्चा माल, रॉ मटेरियल था और जनता के लिए जरूरी खाद बीज थे। जब ये माल बॉर्डर पर रुक गया तो नेपाल के उद्योगों में प्रोडक्शन ठप पड़ गया। फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर बेरोजगार होने लगे। नेपाल की सरकार को शायद ये लगा था कि भारत इस पर विरोध दर्ज कराएगा और वो इसे विदेशी हस्तक्षेप कहकर राष्ट्रवाद का कार्ड खेलेंगे। लेकिन भारत ने बड़ी चतुराई दिखाई। भारत ने कुछ नहीं कहा। भारत ने बस अपनी सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी और नियमों का पालन करने लगा। असली दबाव तो नेपाल के अंदर से आया। वहां के व्यापारियों ने जब देखा कि उनका बिजनेस डूब रहा है तो उन्होंने काठमांडू का घेराव कर दिया। यहां एक और गंभीर बात समझने वाली है। नेपाल की ये अनुभवहीनता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। बालन शाह जैसे नए नेताओं को लगता है कि भारत का विरोध करना ही देशभक्ति है, लेकिन वे ये नहीं जानते कि कूटनीति नारों से नहीं चलती। भारत ने नेपाल को हमेशा अपना छोटा भाई माना है। जब 2015 के भूकंप ने नेपाल को तबाह कर दिया था, तब भारत की एनडीआरएफ की टीमें सबसे पहले वहां पहुंची थीं। भारत ने नेपाल के पुनर्निर्माण के लिए अरबों रुपये दिए। आज भी नेपाल की अधिकतर ऊर्जा और ईंधन की जरूरतें भारत ही पूरी करता है। ऐसे में भारत को आंख दिखाना नेपाल के लिए वैसा ही है जैसे जिस पेड़ की छांव में बैठे हों उसी की जड़ काटना। बालन शाह की तुलना यूक्रेन के जेलेंस्की से करना गलत नहीं होगा। जेलेंस्की ने भी पश्चिम के बहकावे में आकर अपने देश को जंग के मैदान में झोंक दिया। आज यूक्रेन का क्या हाल है ये पूरी दुनिया देख रही है। बालन शाह भी वही गलती कर रहे हैं। वो चीन के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सोचकर कि चीन उन्हें भारत का विकल्प दे देगा। लेकिन चीन का इतिहास गवाह है, वो कभी किसी का दोस्त नहीं होता। वो सिर्फ चेकबुक डिप्लोमेसी करता है। वो आपको कर्ज देगा, आपकी जमीन पर कब्जा करेगा और फिर आपको अपना गुलाम बना लेगा। श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह और पाकिस्तान का ग्वादर इसके जीते जागते उदाहरण हैं। क्या नेपाल भी उसी रास्ते पर जाना चाहता है? नेपाल की इस हरकत का असर भारतीय सेना में सेवा दे रहे गोरखा जवानों पर भी पड़ रहा है। गोरखा रेजिमेंट भारत की सबसे बहादुर और प्रतिष्ठित सेना की इकाइयों में से एक है। ये जवान नेपाल के पहाड़ों से आते हैं और भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। भारत और नेपाल के बीच का ये सैन्य संबंध दुनिया में बेमिसाल है। लेकिन जब नेपाल की सरकार भारत के खिलाफ जहर उगलती है या व्यापारिक युद्ध छेड़ती है तो इन जवानों के परिवारों को नेपाल में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बालन सरकार की भारत विरोधी नीतियां इन वीर जवानों की निष्ठा और उनके बलिदान का अपमान है। क्या बालन शाह को यह नहीं पता कि नेपाल की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा भारतीय सेना से मिलने वाली पेंशन और वेतन से चलता है? वीरगंज बॉर्डर पर जो हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर है।